नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द जीके जोन में स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं नेशनल जीके के एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में नेशनल जीके के टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में बड़े मदद करेंगे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है और इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हमसे पूछा गया है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, ताप्ती या गोमती। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी। गुजरात का जो प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी। हमें बताना है कि किस शहर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल रहा है भारत में वो 1869 से 1872 तक रहा है, यानी कि 1869 से लेकर 1872 तक ये भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई, अनियमित जनगणना, लेकिन पहली नियमित जनगणना जो हुई वो 1881 में हुई लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। तो हमें बताना है कि उनकी हत्या किस शहर में कर दी गई थी। आपके ऑप्शन रहेंगे दीव, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली या कोलकाता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर। भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर शहर में 1872 में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? आप जानते होंगे मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध एक साउथ इंडियन एक हमारा क्लासिकल डांस है जो केरल के अंदर किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है ये भगवान विष्णु की जो मोहिनी अवतार है उसको समर्पित होता है। हमें बताना है कि इस जो ये जो नृत्य है इसमें जो नर्तकियां हैं उनके द्वारा जो चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत जो रंग की साड़ी जो साड़ी पहनी जाती है वो किस रंग की होती है? ऑप्शन है गहरी लाल, समुद्री नीली, तोतई हरी या सफेद या हल्का सफेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद या हल्का सफेद की साड़ी जो है वो मोहिनी अट्टम करने वाली नर्तकी जो है उसको पहनती है। नेक्स्ट है, 124वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? देखिए, समय समय पर जरूरत के हिसाब से हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं। इसी तरीके से 124वें नंबर का जो संशोधन विधेयक था, संशोधन नहीं जो विधेयक था 2019 में जो पारित किया गया था, हमसे पूछा गया है वो किस चीज से संबंधित था। आपके ऑप्शन है ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण, एयर इंडिया का निजीकरण या जीएसटी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण, यानी कि इन शॉर्ट जिसको आप EWS बोलते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। 13 जनवरी 2019 को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो सरकारी नौकरी जो लोग हैं उन्हें या जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उन्हें नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया था। उस समय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे जिन्होंने 124 में संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। देखिए, जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम जो पारित किया गया था, इस अधिनियम में जो राज्यों में जो वित्त निगम बनाए जाते हैं या वित्त निगमों की जो स्थापना की जाती है उसका प्रावधान इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। हमें बताना है ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1963, सी 1972 या डी 1951। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951। 1951 में
राज्य वित्तीय निगम अधिनियम पारित किया गया था? अगला क्वेश्चन है, काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है हर एग्जाम में, देख लेते हैं। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन आप सभी को आंसर आप सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा गंगा। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी आज के समय में मानी जाती है। गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया को आज भी किसी विशेष कारण से याद किया जाता है? पिंगली वेंकैया को आज भी हम याद करते हैं या पिंगली वेंकैया को किस कारण से विशेषकर याद किया जाता है, वो हमने बताना है। ऑप्शन है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, उन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की थी, उन्होंने गोवा के विलय में मदद की थी, या उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया जो है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन इन्होंने बनाया था, बाद में गांधी जी के सुझाव पर इन्होंने सफेद रंग को राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। हमसे पूछा गया है कि फूलों की घाटी नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इनमें से कहां पर मौजूद है या किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या मेघालय। आपका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे 1982 में 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सासथाम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? सासथाम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। जो सासथामकोटा झील है वो भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में अवस्थित है और ये एक ताजे पानी की झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आप साथ के साथ आंसर इसको अपने मन में करिएगा, आप कितने ठीक कर पाते हैं। बाद में जितने भी आपके आंसर ठीक होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने 25 में से कुल कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी जो बॉडी है या जो हमारी शेल है उसका पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या कोशिकाओं का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। हमें बताना इस शब्द को किसने बनाया था। ऑप्शन है जे ई साल्क, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लेवेरॉन या रदरफोर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने सन 1898 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया था। अगला देखते हैं, वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? एक्चुअली वाडगांव का सम्मेलन या इसे वाडगांव की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है 1769, 1789, 1799 या 1779। तो राइट आंसर जो आपका होगा यहाँ वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1779। 1779 में वाडगांव का सम्मेलन या मैं कहूं कि वाडगांव की संधि हुई थी। तो किस किस के बीच में हुई थी? मराठों और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाडगांव की संधि जो है वो किस किस के बीच में हुई तो आप आराम से आंसर दे दिएगा कि वाडगांव की जो संधि है वो मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1779 में हुई थी। और ये इस संधि के द्वारा ये निश्चित किया गया था
कि जो 1773 ईस्वी से जो बंबई सरकार द्वारा जो जीती हुई जो भूमि थी वो वापस कर दी जाएगी, और जो बंगाल से पहुंचने वाली जो फौज थी उसको भी हटा लिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो संधि थी ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी और 1779 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा धर्म, दिनार, टंका या रूप का। तो राइट आंसर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री एक भारत में आया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा फाहियान। फाहियान के अनुसार भी जो फाहियान के अनुसार जो उस समय के जो लोग थे वो अपने डेली के जो क्रय विक्रय था उसमें कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे, लेकिन जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाहिर माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में खालिस्तान के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि गाहिर माथा जो अभ्यारण्य है ये कहाँ है? तो आंसर है उड़ीसा में। फिर हमें बताना है कि इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो इनमें से किसी एक प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ एक। उस प्रजाति का और कहीं कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो ऑप्शन है मगरमच्छ, कछुए, हाथी या हिरन। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कछुए। जो गाहिर माथा अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में है, कछुए के लिए प्रसिद्ध है। यह कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य है और यह अभ्यारण्य मोस्टली रूप से ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले जो कछुए की प्रजाति है उसके लिए मेन रूप से ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन रहेंगे आपके साबरमती, लूनी, माही या ताप्ती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है। ताप्ती नदी जो है ये भारत की है प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं बात करूं तो दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी भी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा आपने कि अरब सागर में या पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा है, ताप्ती है, ये सारी नदियां जो मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है। तो ताप्ती नदी को ही नर्मदा नदी की हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों जहां बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, या मैं कहूँगा जहां पानी से बिजली बनाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के एक जिला हिमाचल प्रदेश में चंबा, वहां पर ये स्थित है। और ये जिस नदी पर बना हुआ है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो चमेरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका रहेगा रावी नदी के ऊपर। तो चमेरा रावी नदी पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और कहाँ है, किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, या केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन रहेंगे आपके मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। देखिए 1915 में पेन्सहर्स्ट का एक लॉर्ड हार्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने इस उपाधि को बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। और गांधी जी का ही अनुकरण करते हुए बाद में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी,
और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपनी उपाधि नाइट या सर की जो उपाधि थी वो भी अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? यानी कि अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि भारत के अंदर भारत पर किसी बाहरी आक्रमण का खतरा है या युद्ध का खतरा है या सशस्त्र विद्रोह का कुछ खतरा लग रहा है, तो किस अनुच्छेद के कारण जो भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन या फिर मैं कहूं आपातकाल जो है वो उसकी घोषणा कर सकता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 269। तो राइट आंसर यहां हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगे कि देश में कोई युद्ध का खतरा है या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा है, तो वो किसी भी भाग की, अगर भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में है तो पूरे भारत में या किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हमारा संविधान 3 अनुच्छेद हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति को देश में आपातकाल लगाने की परमिशन देते हैं, उनमें से एक हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं 352। बाकी 2 कौन से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन रहेगा आपका शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन या भास। देखिए मेघदूत जो है जो बहुत ही प्राचीन समय की काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बड़े ही इंपॉर्टेंट जो इसके राइटर हैं, लेखक जो हैं वो है। ऑप्शन आपको आंसर आपको देना है। ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो है वो मेघदूत के लेखक है। कालिदास गुप्त वंश के महान सम्राट हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके राज दरबार में रहते थे। कालिदास की कुछ और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, ये कुछ उनकी अन्य इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। आई थिंक इसका आंसर आप सबको आता ही होगा। ऑप्शन है माजुली द्वीप, गुंडू द्वीप, द्वीप या फिर दीवर द्वीप। तो राइट आंसर हो जाएगा मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और किस नदी पर है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर या ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में स्थित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 618 कॉमन इरा में हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन जो भारत का एक महान प्रतापी राजा हुआ है, जिसने शुरुआत में जिसकी राजधानी थानेश्वर और बाद में जिसकी राजधानी बन गई थी कन्नौज। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, सिकंदर या पुष्यमित्र। तो 618 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसे नर्मदा नदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। इस जीत का वर्णन पुलकेशिन द्वितीय का जो एक अभिलेख है ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और हेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, उसने किताब लिखी थी सीयू की। उस सीयू की किताब से भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि नर्मदा के युद्ध में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय में से हर्षवर्धन की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीका की तरफ से और सऊदी अरब को एशिया की तरफ से। ऑप्शन रहेगा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ लाल सागर। देखिए लाल सागर जो है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। लाल सागर के पश्चिम में अफ्रीका की तरफ मिस्र,
सूडान, तो पूर्व में एशिया की तरफ सऊदी अरब और यमन मौजूद है। तो इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने का काम लाल सागर के द्वारा किया जाता है, या लाल सागर इन दोनों को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन रहेंगे 5 मई, 15 मार्च, 2 जनवरी या 28 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो भौतिक वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हमसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन रहेंगे बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल या चंद्रगुप्त प्रथम। तो पाल वंश के एक शासक हुए हैं, नाम था धर्मपाल, जिनका शासन 770 से लगभग 810 ईस्वी तक बंगाल में जिन्होंने शासन किया, पाल वंश के शासक थे। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के अंदर की थी, जहां बौद्ध धर्म से संबंधित या जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में बाद में जाके ये विकसित हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन लेता है? लोकसभा में जो प्रश्नकाल होता है, जो भी सांसद प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों को स्वीकार करने का फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। जब लोकसभा की बात और प्रश्नों के स्वीकार्यता का मतलब है सवाल है, तो कौन फैसला लेगा? अध्यक्ष। लोकसभा के अंदर प्रश्नों से संबंधित कौन से प्रश्न को स्वीकार करना है, किस प्रश्न को स्वीकार नहीं करना, इसका जो फैसला लिया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। चलिए आज की वीडियो में का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? आपके ऑप्शन रहेंगे विजयसेन, मिहिर भोज, राजपाल या राजापाल या महेंद्र भोज। तो भोपाल शहर की स्थापना गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के द्वारा की गई थी। प्रतिहार वंश के महानतम शासक हुए हैं मिहिर भोज, जिन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। और इन्होंने भोपाल वर्तमान का शहर है, लेकिन उस समय से भोजपाल कहा जाता था, भोजपाल। मिहिर भोज ने अपने ही नाम पर एक भोजपाल नाम का शहर बसाया था, जिसे हम वर्तमान में भोपाल के नाम से जानते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने साथ के साथ आंसर देने की कोशिश की होगी। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए 25 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डेली इंडिया जीके और या नेशनल जीके बोल लीजिए उसको, और हरियाणा जीके से संबंधित वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी। आपका सीईटी का एग्जाम हुआ, आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एचटेट या अदर कोई भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में ये आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।